250 वर्ड्स के लॉन्ग आंसर्स की बात करें। देखिए, हम पहले ये कोशिश कर रहे हैं कि 250 वाले वर्ड्स आपको तैयार करा दिए जाएं। 250 वाले वर्ड्स लॉन्ग आंसर्स सॉरी जब तैयार हो जाएंगे ना, तो 150 वाले बिल्कुल आसानी से आप तैयार कर पाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए जो क्वेश्चन हम 250 वर्ड्स में डिस्कस कर रहे हैं वही आपका क्वेश्चन 150 वर्ड्स के लॉन्ग आंसर के लिए आ जाएगा, तो आपको उसी को छांट करके यानी छोटा करके कंसाइज करके उसको लिखना रहेगा। तो पहले 250 वर्ड्स वाले कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद 150 वर्ड्स वाले। अब ये जिस पीडीएफ से हम आपको ये तैयार करा रहे हैं, इसकी पीडीएफ हमने पूरी तैयार कर रखी है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पीडीएफ मिल जाए तो आप हमें 9838818140 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना नाम लिख दीजिए, कोर्स का नाम लिख दीजिए और ज़िले का नाम लिख दीजिए। अच्छा, कोर्स का नाम आपसे क्यों कहा जा रहा है? कोर्स का नाम इसलिए क्योंकि हमारे पास टीजीटी पीजीटी जो नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, और साथ में जीआईसी मेंस और आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम होंगे उनकी भी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इन सभी की पीडीएफ हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। अगर आप टीजीटी चाहते हैं तो टीजीटी लिख दीजिए, पूरा लिटरेचर आपको नोट्स मिल जाएंगे, कंसाइज और अच्छे नोट्स। पीजीटी के भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग और जीआईसी मेंस के भी आपके मेंस के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। जीआईसी के लिए 249 आपको पे करने हैं, टीजीटी के लिए 299 और पीजीटी के लिए 399। ये प्राइस पहले भी था टीजीटी पीजीटी के लिए। आपको आपका सिलेबस थोड़ा बढ़ा दिया गया है, लेकिन हमने अपने जो रेट्स हैं वो भी नहीं बढ़ाए हैं और यही हम रेट रखेंगे भी, बढ़ाने की कोई मर्ज़ी भी नहीं है कि ज़्यादा आपसे लिया जाए। आपको इतना हम लेने की कोशिश कर रहे हैं जितनी हमने मेहनत आपके लिए की है, ठीक है। चलिए, तो हम शुरू करेंगे आज का सेशन विद द क्वेश्चन एंड इट सेज डिस्कस जॉन ड्राइडन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म इन 250 वर्ड्स। अब ये क्रिटिसिज्म की बात आ रही है तो एक बात ध्यान रखिए कि पीजीटी में भी आपको क्रिटिसिज्म बढ़िया से तैयार करना है, ठीक है ना। तो देखेंगे कि जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहा जाता है तो क्यों, ये 250 शब्दों में बताना है। चलिए देखिएगा, पहले है इंट्रोडक्शन। जॉन ड्राइडन 1631 से 1700 इज राइटली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। उन्हें बिल्कुल सही तौर पर इंग्लिश क्रिटिसिज्म का फादर कहा जाता है। बिकॉज क्योंकि ही लेड द फाउंडेशन ऑफ सिस्टमैटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश, क्योंकि उन्होंने पहली मर्तबा सिस्टमैटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म की नींव रखी, यानी जिस तरह से क्रिटिसिज्म किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। बिफोर ड्राइडन से पहले क्रिटिसिज्म वाज लार्जली बेस्ड ऑन क्लासिकल रूल्स। जो क्रिटिसिज्म था वो क्लासिकल रूल्स पर बेस्ड था। बट ही इंट्रोड्यूस्ड अ प्रैक्टिकल बैलेंस्ड एंड कंपैरेटिव अप्रोच। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड और कंपैरेटिव अप्रोच को इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। आगे देखेंगे, हिज फेमस एसे एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी रिमेन्स द फर्स्ट मेजर वर्क ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म का अभी भी सबसे पहला वर्क माना जाता है। क्या नाम है इसका? एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, ठीक है। कब आया था? 1668 में आया था। कुछ एक वर्क आपको देने होते हैं एज ए रेफरेंस, ताकि आपके लॉन्ग आंसर को और ताकत मिले। ताकत किस बात की? कि जिससे आपको नंबर मिल सकें, ठीक है भाई। चलिए, मेजर कंट्रीब्यूशंस देखिए। ड्राइडन एस्टेब्लिश्ड क्रिटिसिज्म ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ रीजन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। ड्राइडन ने अपना जो क्रिटिसिज्म की थ्योरी है ना, उसको जो स्थापित किया, किन प्रिंसिपल्स पर, किन सिद्धांतों पर? पहला, तर्क के सिद्धांत पर, ऑब्जर्वेशन निरीक्षण के सिद्धांत पर, और एक्सपीरियंस अनुभव के सिद्धांत पर। रादर देन ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ क्लासिकल अथॉरिटीज़, क्लासिकल अथॉरिटीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय, यानी उनसे पहले क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है वो क्लासिकल स्टाइल में ही अपना क्रिटिसिज्म पेश करते थे या वर्क्स को, ऑथर्स को क्रिटिसाइज करते थे। लेकिन ड्राइडन ने पहली मर्तबा तर्क, ऑब्जर्वेशन और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्रिटिसिज्म को करने की या क्रिटिसिज्म देने की शुरुआत करी। ही कंपेयर्ड एंशियंट एंड मॉडर्न राइटर्स। उन्होंने कंपेयर किया एंशियंट, प्राचीन और आधुनिक राइटर्स को, एज वेल एज फ्रेंच एंड इंग्लिश ड्रामा, चाहे वो फ्रेंच या इंग्लिश ड्रामा कोई भी।
विथ फेयरनेस एंड ऑब्जेक्टिविटी, बिल्कुल फेयरनेस के साथ, मतलब किसी के साथ कोई भी पक्षपात नहीं, एंड ऑब्जेक्टिविटी, और बिल्कुल ये कहिए कि सरेंडर होकर के, यानी किसी का पक्ष नहीं लेना है, ना तो उसमें सब्जेक्टिविटी लानी है, जो सच होगा वो लिख देना है। ही एम्फेसाइज्ड दैट, उन्होंने एम्फेसाइज किया कि लिटरेचर शुड बोथ डिलाइट एंड इंस्ट्रक्ट, कि जो लिटरेचर हो ना उसे दोनों होना चाहिए, एक तो वो हमें आनंद भी दे और साथ में हमें निर्देशित भी करे। वाइल आल्सो रिफ्लेक्टिंग ह्यूमन नेचर, और इसके साथ साथ उसमें ये भी खूबी होना चाहिए कि उसमें मनुष्य की प्रकृति को भी रिफ्लेक्ट किया गया हो। ठीक है, चलिए आगे अगली हेडिंग देखिएगा, क्रिटिकल प्रिंसिपल्स। ड्राइडन एडवोकेटेड, ड्राइडन ने क्या एडवोकेट किया है? बैलेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड जजमेंट, जजमेंट और इमेजिनेशन के बीच में बैलेंस रखना चाहिए राइटर को। रेस्पेक्ट फॉर क्लासिकल रूल्स, क्लासिकल रूल्स का भी रिस्पेक्ट करना है, विदाउट रिजिड अधेरेंस, बिना रिजिड अधेरेंस के, यानी उन्हीं से चिपक के नहीं रह जाना है, उनको मानना है, लेकिन जो कुछ नया समझ में आया कि यह भी अच्छा हो सकता है उसको भी शामिल करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेकोरम, क्लैरिटी एंड पोइटिक जस्टिस, डेकोरम का भी ध्यान रखना है कि आप खूब बढ़िया उसको सजाएं अपने वर्क को, शब्दों के ज़रिए या अपने कंसीट्स के ज़रिए, मेटाफर्स के ज़रिए, सिमलीज के ज़रिए, लेकिन उसमें क्लैरिटी और पोइटिक जस्टिस, इन तीनों में बैलेंस होना चाहिए। यूज़ ऑफ हीरोइक कपलेट फॉर एलिगेंस एंड प्रिसिजन, और आप ये कर सकते हैं कि हीरोइक कपलेट का यूज़ कर सकते हैं अपने वर्क को एलिगेंस देने के लिए और प्रिसिजन देने के लिए। एप्रिसिएशन ऑफ शेक्सपियर्स क्रिएटिव जीनियस डिस्पाइट हिज टेक्निकल फ्लॉज, शेक्सपियर के टेक्निकल फ्लॉज को नज़रअंदाज करते हुए उनके क्रिएटिव जीनियस को भी आपको ध्यान रखना चाहिए, उनकी भी आपको प्रशंसा करनी चाहिए। ये ड्राइडन अपने ऊपर भी लागू करते हैं और इसी बात के लिए दूसरों को भी क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं। इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क्स देख लीजिए। हिज मेजर क्रिटिकल राइटिंग्स इंक्लूड, सबसे पहले हम बात कर चुके हैं, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी 1668 में आया, डिफेंस ऑफ एपिलॉग, प्रीफेस टू फेबल्स एंशियंट एंड मॉडर्न, एसे ऑन हीरोइक प्लेज, ये इनके क्रिटिकल वर्क्स हैं। दीज वर्क्स शेप्ड द प्रिंसिपल ऑफ न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म इन इंग्लैंड, इन वर्क्स ने क्या किया, न्यू क्लासिकल एज के क्रिटिसिज्म को बिल्कुल बदल कर रख दिया, उसके सिद्धांतों को बदल के रख दिया। न्यू क्लासिकल से आपको कुछ ध्यान आ रहा है भाई? पोप ध्यान आ रहे हैं, एलेक्जेंडर पोप, उनका वर्क क्या था, ध्यान करिए, बताइए। द रेप ऑफ द लॉक, है ना, वन ऑफ द बेस्ट सटायरिकल एपिक कहिए उसको, ज़बरदस्त लिखी है वो, ज़रा से एक तुच्छ से सब्जेक्ट को उन्होंने इतना एलिवेट करके लिख दिया है कि उसने बड़ी बड़ी क्या कहिए एपिक, चाहे वो होरेस की हो, वर्जिल की हो, उनको भी टक्कर दिया है, होमर की हो चाहे। अच्छा, जॉन ड्राइडन, कंक्लूजन में आ गए हैं। जॉन ड्राइडन ट्रांसफॉर्म्ड लिटरेरी क्रिटिसिज्म फ्रॉम कैजुअल ओपिनियन इनटू अ डिसिप्लिन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। जॉन ड्राइडन ने क्या किया है, देखिए, उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया है लिटरेरी क्रिटिसिज्म को, किसमें, फ्रॉम कैजुअल ओपिनियन, एक कैजुअल ओपिनियन से एक डिसिप्लिन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में, कि अगर आप क्रिटिसिज्म करेंगे ना तो उसमें कैजुअल नहीं चलेगा आपका, कि क्लासिकल को आपने फॉलो कर लिया और जो भी मनाया वो लिख दिया, नहीं, आपको चीज़ें देखनी होंगी और पूरे डिसिप्लिन के साथ, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी के साथ आपको क्रिटिसाइज करना होगा। हिज प्रैक्टिकल मेथड, उनकी जो प्रैक्टिकल मेथड है, बैलेंस्ड जजमेंट, कंपैरेटिव एनालिसिस एंड क्लियर प्रोज, उनकी जो मेथड है वो हिज प्रैक्टिकल मेथड बैलेंस्ड, उनकी जो प्रैक्टिकल मेथड है उसमें देखिए क्या क्या है, अच्छा इस तरह से कहेंगे उसको, उसमें बैलेंस्ड जजमेंट आपको देखने को मिलेगा, कंपैरेटिव एनालिसिस, विश्लेषण देखने को मिलेगा, एंड क्लियर प्रोज इन्फ्लुएंस्ड लेटर क्रिटिक्स, और एक क्लियर प्रोज देखने को मिलेगी जिसने इन्फ्लुएंस्ड लेटर क्रिटिक्स, बाद के क्रिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया, जैसे कि एलेक्जेंडर पोप, सैमुअल जॉनसन, मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, फॉर दीज पायनियरिंग कंट्रीब्यूशंस की वजह से ड्राइडन इज यूनिवर्सली ऑनर्ड, ड्राइडन को हर जगह पूरी दुनिया में, पूरे साहित्य में, हर देश के साहित्य में इन्हें ऑनर, सम्मानित किया जाता है एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म के फादर के तौर पर। ठीक है भाई, तो देखिए हम अब हर लॉन्ग आंसर में आपको ये बात बताते हैं कि कोई भी लॉन्ग आंसर आपके सामने आएगा, आपको हेडिंग वाइज उसको लिखना है। ठीक है, हर एक हेडिंग को 40 से 50 शब्दों में आपको डिवाइड कर देना है
और फिर ऐसे आप करते करते क्या देखेंगे कि आप 250 शब्द आराम से लिख पाएंगे। एक साथ या 2 हेडिंग में, 3 हेडिंग में थोड़ा मुश्किल है आपके लिए। 5-6 हेडिंग रखिए, बात भी क्लियर होगी और आपको लिखने में, याद करने में भी आसानी रहेगी। ठीक है भाई, चलिए आगे देखिए क्या है। Examine Dryden's contribution to English prose and literary criticism with reference to an essay of dramatic poesy। ये दूसरा उनका क्वेश्चन है। तीसरा देखते हैं ज़रा, ये तो मिलता जुलता है ऊपर वाले से। Salient features and 250 words तीसरा हो गया। चौथा क्या है? Write a note on Dryden's poetic style and language। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस वाले डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्टोरेशन एज विथ रेफरेंस टू जॉन ड्राइडन इन 250 वर्ड्स। चलिए ये वाला डिस्कस करेंगे अपन। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड एज या पीरियड विथ स्पेशल रेफरेंस टू जॉन ड्राइडन इन 250 वर्ड्स। ठीक है, रेस्टोरेशन पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है हमें और स्पेशल रेफरेंस किसका लेना है? जॉन ड्राइडन का। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले। द रेस्टोरेशन एज 1660 से 1700। इसको थोड़ा सा अगर आप चाहें तो समझ लें कि 1642 में सिविल वॉर चलता है इंग्लैंड में। ठीक है, 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को क्या किया जाता है? बीहेडेड करके ओलिवर क्रॉमवेल इंग्लैंड की सत्ता को संभाल लेते हैं, जिसको कॉमनवेल्थ रिजीम कहते हैं, प्यूरिटन इंटेग्रम भी कहते हैं, पार्लियामेंट का रूल भी कहते हैं। ठीक है, 3 हो गए। इसके बाद 1660 में ये जो कॉमनवेल्थ रिजीम थी इसको समाप्त किया जाता है और चार्ल्स सेकेंड को फिर से गद्दी पर बिठाया जाता है। ये चार्ल्स सेकेंड का गद्दी पर फिर से बैठना 1660 में कहलाता है रेस्टोरेशन एज की शुरुआत। यहीं से रेस्टोरेशन एज शुरू होती है। ठीक है, इतनी बात आपको रेस्टोरेशन के बारे में ध्यान रखनी है, बाकी आगे अपन डिस्कस कर लेंगे। began with the restoration of King Charles II to the English throne after the Puritan rule। प्यूरिटन रूल के बाद में चार्ल्स सेकेंड के गद्दी पर बैठने के बाद के समय को हम रेस्टोरेशन एज के नाम से जानते हैं। इट मार्क्ड आर रिवाइवल ऑफ लिटरेचर। इसने लिटरेचर के रिवाइवल को एक मार्क्ड आर रिवाइवल ऑफ लिटरेचर, थिएटर एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ। इसने लिटरेचर, थिएटर और इंटेलेक्चुअल लाइफ को एक नई दिशा दी, आप ऐसा कह सकते हैं। जॉन ड्राइडन emerged as the most influential writer of the period। जॉन ड्राइडन इस एज के सबसे प्रभावशाली राइटर के रूप में उभरे, सामने आए। एंड इज रिगार्डेड एज इट्स ग्रेटेस्ट रिप्रेजेंटेटिव, और इन्हें इसका सबसे महान रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। किसका? रेस्टोरेशन एज का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अपन। एज ऑफ रीजन एंड क्लासिसिज्म। द रेस्टोरेशन एज एम्फेसाइज्ड। रेस्टोरेशन एज जो एम्फोसाइज करती थी रीजन पर, ऑर्डर पर, बैलेंस पर एंड रेस्टोरेंट और नियंत्रण पर। राइटर्स फॉलोड द क्लासिकल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। जो राइटर्स थे वो होमर को, वर्जिल को, होरेस को, इन सबको क्या करते थे? फॉलो करते थे। वैल्यूइंग क्लैरिटी एंड डिसिप्लिन ओवर इमोशनल एक्सेस। कहेंगे इमोशनल एक्सेस जैसे कि आप एलिजाबेथन एज में देखते हैं तो ये उसके कायल नहीं थे, बल्कि ये क्लैरिटी और डिसिप्लिन को वैल्यू देते थे। ड्राइडन्स पोइट्री एंड क्रिटिसिज्म परफेक्टली रिफ्लेक्ट दीज आइडियल्स। ड्राइडन की जो पोइट्री है और उनका जो क्रिटिसिज्म है परफेक्टली रिफ्लेक्ट दीज आइडियल्स, इन आदर्शों को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करता है, हमारे सामने पेश करता है। सटायर एंड विट, अभी अलेक्जेंडर पोप की बात हम करेंगे इसमें। सटायर बिकेम द डोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म। सटायर जो है बिकेम, बन गया, द डोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म। किस एज का? रेस्टोरेशन एज का। राइटर्स एक्सपोज्ड पॉलिटिकल करप्शन। राइटर्स ने पॉलिटिकल, राजनीतिक भ्रष्टाचार को एक्सपोज करना शुरू किया, धार्मिक करप्शन को भी, हिपोक्रेसी को भी, एंड सोशल फॉलीज को भी, सामाजिक फॉलीज, मूर्खतापूर्ण चीज़ों को, थ्रो विट एंड आयरनी, विट एंड आयरनी के जरिए। ड्राइडन्स एब्सोलम एंड एकिटोफिल एंड मैक फिलिकनो आर आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ रेस्टोरेशन सटायर। तो ये आपके रेस्टोरेशन तक सीमित हैं। ठीक है, ठीक इसके बाद जो पीरियड आता है, बल्कि वो यहीं से शुरू होता है, न्यू क्लासिकल पीरियड। इसमें एक आपको नाम मिलेगा अलेक्जेंडर पोप का, जिन्होंने लिखा द रेप ऑफ द लॉग। उसने तो सारे बंधन तोड़ दिए आपके हर चीज़ के, और ऐसा सटायर लिखा है कि बस उस समय की सोसाइटी को उसने झंझोड़ के रख दिया कि कितने बड़े बड़े मामले, मसले देश में चल रहे हैं, मगर जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी है ना, वो छोटी छोटी तुच्छ चीज़ों में अपना समय
बर्बाद किए, अपना पैसा भी बर्बाद किए और गरीबों और आम लोगों की तरफ उसका ध्यान नहीं है। ठीक है भाई, चलिए राइज ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब इसी दौर में हमें राइज ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है। द पीरियड विटनेस्ड द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टमैटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये जो पीरियड है ये सिस्टमैटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म के डेवलपमेंट को, विकास को भी हमारे सामने पेश करता है या उसका ये गवाह बनता है। ये ड्राइडन का जो वर्क है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, इसने लेड द फाउंडेशन नींव रखी ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बाय डिस्कसिंग ड्रामा को के बारे में डिस्कस करके, विथ लॉजिक, तर्क, बैलेंस एंड क्रिटिकल इंसाइट, और क्रिटिकल इंसाइट के जरिए। ठीक है, यानी हर चीज़ को इन्होंने बैलेंस करके लिखा कि इन्होंने सिर्फ क्लासिकल रूल्स को फॉलो नहीं किया बल्कि इन्होंने अपने खुद के मस्तिष्क और तर्क वितर्क को इस्तेमाल करके क्रिटिसाइज किया है लोग ऑथर्स को और उनके वर्क्स को। आगे देखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग है रियलिज्म एंड अर्बन लाइफ। रेस्टोरेशन लिटरेचर फोकस्ड, रेस्टोरेशन लिटरेचर जो है फोकस करता है ऑन कंटेम्परेरी सोसाइटी पर रादर देन मेडिएवल रोमांस के बजाय। इट पोर्ट्रे द मैनर्स, पॉलिटिक्स एंड लाइफस्टाइल ऑफ लंदन। जो आपको इस समय के वर्क मिलेंगे ना उसमें पोर्ट्रे आपको देखने को मिलेगा किसका, मैनर्स का, व्यवहार का, पॉलिटिक्स राजनीति का, लाइफस्टाइल ऑफ लंदन, लंदन के जीवन की जीने की स्टाइल का। इस तरह ये मेकिंग लिटरेचर मोर रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल, इस तरह से ये लिटरेचर को मोर रियलिस्टिक बना देता है एंड प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल भी बना देता है। आगे देखिएगा, heroic couplets and a refined language. The heroic couplet became the preferred poetic form. Heroic couplet preferred poetic form बन गया। ड्राइडन मास्टर्ड दिस स्टाइल, ड्राइडन ने ये स्टाइल को मास्टर कर लिया थ्रू पॉलिश्ड डिक्शन के ज़रिए, म्यूजिकल रिदम के ज़रिए एंड फोर्सफुल एक्सप्रेशन के ज़रिए। सेटिंग अ मॉडल लेटर परफेक्टेड बाय एलेक्जेंडर पोप। इन्होंने एक मॉडल सेट किया कि इस मॉडल पर आपको लिखना है, जो ऑथर्स हैं। अब इसी स्टाइल को बाद में एलेक्जेंडर पोप ने क्या किया, परफेक्शन को पहुंचा दिया। चलिए कंक्लूजन में आ चुके हैं, कंक्लूजन देख लीजिए। रेस्टोरेशन एज वाज एन एरा ऑफ रीजन, सटायर, रियलिज्म एंड क्लासिकल डिसिप्लिन। रेस्टोरेशन जो एज है वो तर्क का एज है, सटायर का भी एज है, रियलिज्म का भी एज है और क्लासिकल डिसिप्लिन का भी एज है। जॉन ड्राइडन एम्बॉडीड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू हिज पोइट्री। जॉन ड्राइडन ने इन कैरेक्टरिस्टिक्स को, विशेषताओं को पेश किया है अपनी, चाहे वो पोइट्री हो या ड्रामा हो या ट्रांसलेशंस हो, चाहे वो क्रिटिसिज्म हो। ठीक है, हिज राइटिंग्स शेप्ड द लिटरेरी आइडियल्स ऑफ द एज। उनकी राइटिंग्स ने इस एज के लिटरेरी आइडियल्स को, आदर्श को क्या किया है, शेप दिया है। एंड अर्नड हिम द टाइटल, और उन्हें एक टाइटल मिला क्या, द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, हम पढ़ चुके हैं। एंड द फॉरमोस्ट लिटरेरी फिगर ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड, और इन्हें रेस्टोरेशन पीरियड का अग्रणी ऑथर भी, फिगर भी कहा गया है। ठीक है भाई, तो ये एक और क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया जॉन ड्राइडन का। इसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन छूटे हैं हमारे, अगर देखेंगे हम टाइम पर्याप्त होगा तो अपन इसको करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3, ड्राइडन्स प्रोज स्टाइल एंड सैलिएंट फीचर, और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है पोइटिक स्टाइल और लैंग्वेज के बारे में बात करनी है। ठीक है, आप चाहें तो पीडीएफ से भी इनको पढ़ लेंगे आराम से, और हम देखेंगे अगर वक्त मिलता है तो आगे फिर अपन इनको कभी डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम किस राइटर को डिस्कस करेंगे वो देख लीजिए, ये है हमारे एलेक्जेंडर पोप। ठीक है, इनको नेक्स्ट सेशन से अपन शुरू करेंगे। ठीक है भाई, उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। हम देखिए क्या चाह रहे हैं कि कम से कम वक्त में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करा दी जाए। बाकी जो कुछ भी अपन छोड़ते जा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास सलूशन है ही है कि पीडीएफ आप ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ भी परेशानी है तो आप वहाँ पर आकर के डिस्कस कर सकते हैं। ठीक बात है ना। तो ये जो हम धीरे धीरे आपको क्वेश्चन तैयार करा रहे हैं ना, आप कोशिश करिए कि अभी से लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, ताकि अभी से जब आदत बनेगी तो आपका हाथ जो है वो सेट हो जाएगा अच्छे से। जब हाथ सेट हो जाएगा तो आपको लिखने में परेशानी भी नहीं होगी। और 2-3 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है कि हेडिंग वाइज लिखना है, जो हेडिंग हो उसी के अकॉर्डिंग उसको एलेबोरेट भी करना है। ऐसा ना हो कि आपने लिख तो दिया है
हेडिंग दूसरी और जो उसका आप एलेबोरेशन दे रहे हैं यानी जो विवरण दे रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग है। तो इस बात को भी आप अच्छे से जब वो प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये बात भी बढ़िया आपके लिए तैयार हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए बाकी कोई दिक्कत हो तो हमें टेलीग्राम पर आप संपर्क कर सकते हैं, और पीडीएफ के लिए हम नंबर बता ही चुके हैं आपको, थंबनेल में भी हम नंबर दे देते हैं, तो आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।